कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि कानून और न्याय में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। इस संबंध में मेरा विचार है कि लॉ इज फैक्ट एंड जस्टिस इज abstract। जो कानून होता है वो अधिनियमित होता है, वो निरस्त होता है और संशोधित होता रहता है। कानून एक कंक्रीट नेचर का होता है, लिखित होता है और वास्तविक और तथ्यों पर आधारित होता है। जैसे संपत्ति का अधिकार, उसमें एक होता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक सिस्टम है जो किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे जिस पद पर हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चाहे जिस लिंग का हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। कानून की निगाह में सभी समान हैं। रूल ऑफ लॉ समानता जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय क्या है? न्याय एक नैतिक और आदर्श है, एक नैतिक और आदर्श विचारधारा है। न्याय का कहना है कि कानून ये बताता है कि क्या करना है, न्याय ये बताता है कि क्या सही है और क्या उचित है। क्या सही है, क्या उचित है, इसको पाने के लिए हम कानून का सहारा लेते हैं। कानून हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कानून के सहारे न्याय के आदर्शों तक पहुंचने का प्रयास रहा है। समाज की मान्यताओं के अनुसार हम कानून को निरंतर संशोधित करते रहते हैं लेजिस्लेचर के माध्यम से। आपने सुना होगा कि 2012 में निर्भया कांड दिल्ली में एक प्राइवेट बस पर एक 22 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट लड़की के साथ गैंग रेप होता है। 6 लोग अभियुक्त बनते हैं। उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप को हिला दिया। तुरंत न्याय व्यवस्था के लिए फास्ट ट्रैक बनाए गए। ट्रायल बहुत ही फास्ट किया गया। उस घटना के अगले ही साल सितंबर 2000 ट्रायल कंप्लीट करके मोहम्मद अफरोज के साथ अन्य 5 अभियुक्तों को कन्विक्शन किया गया। मोहम्मद अफरोज को जुडिशियल जस्टिस रूल के अंतर्गत उसे नाबालिग करार देते हुए मात्र 3 साल की सजा दी गई। चूंकि मुकम्मल न्याय के सिद्धांत को पाने के लिए कानून अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इसलिए लेजिस्लेचर ने बिना किसी विलंब के जस्ट इस घटना के अगले वर्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ को अमेंड कर दिया। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट लॉ को अमेंडमेंट किया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया। 2013 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को 2015 में संशोधित कर दिया और आईपीसी की धाराओं के 370 से लेकर 375, 376 की नेचर को चेंज कर दिया। 370 आईपीसी में 370 ए जोड़कर कम से कम 7 वर्ष की सजा कर दी गई। 375 में रेप के डेफिनेशन को चेंज कर दिया लेजिस्लेचर ने, इसी निर्भया कांड से।
376 में अमेंडमेंट कर दिया गया और रेप में डेथ सेंटेंस को इंक्लूड कर दिया गया। कंसेंट की उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी गई। जुवेनाइल की सीमा 18 वर्ष कर दी गई। इस तरह से कानून को इस तरह से बनाया जाने लगा जाता है कि मुकम्मल न्याय को प्राप्त किया जा सके। हम कानून के सहारे ही मुकम्मल न्याय तक पहुंचते हैं। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कानून से ऊपर उठकर भी कानून के सहारे भी न्याय करता है। उसको इस संविधान के द्वारा इस शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो कानून के सहारे से न्याय अल्टीमेट जस्टिस तक पहुंचे, चाहे कानून के बिना मदद के ही पहुंचे। लेकिन संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका प्रतिबद्ध है। अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले निठारी कांड का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। निर्भया कांड के बाद निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को इक्विटल कर दिया गया, जबकि सुरेंद्र कोहली पर 302, 376 इस तरह से कई संगीन धाराओं के तहत उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हो गया था। हाई कोर्ट में कन्विक्शन कन्फर्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी कन्फर्म हो गई थी। इस सब कन्फर्मेशन के बाद 2024 में क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कन्विक्शन जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट और एलेज्ड रिकवरी पर जो दिया गया है वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि 164 का बयान जब अभियुक्त का लिया गया था कोहली का, तो उस समय 60 दिन तक वो पुलिस हिरासत में था। इसलिए जब पुलिस हिरासत में कोई हो तो उसके बयान को एविडेंस के तौर पर एविडेंस एक्ट में वो एडमिसिबल नहीं है। 2424 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत वो एडमिसिबल नहीं है। एक आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ हुआ। दूसरा है रिकवरी, जो एलेज रिकवरी है वो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जो नर कंकालों का जहां से रिकवरी की गई वो लोगों के विजिबिलिटी में पहले थी, पुलिस फोर्स पहले उपस्थित थी और कोहली को जब वहां लाया गया तो वहां से पहले से ही लोग उपस्थित थे। तो कहते हैं कि 27 एविडेंस एक्ट में ऐसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। इस आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ हो जाती है। और जो फोरेंसिक कोरोबोरेशन है वो जो है वो अभियुक्त के रिलेटिव के डीएनए के आधार पर स्थापित किया गया था, न कि कोहली के जो है डीएनए को लिया गया, उसके ब्लड सैंपल को लिया गया। इन सब कानूनी जटिलताओं के आधार पर कोहली को क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ कर दिया गया और कोहली बरी हो गई। एक्सेप्शनल curative jurisdiction was exercised by the Honorable Supreme Court, held that miscarriage of justice had been occurred, and on the basis of the confessional statement and alleged recovery,
Uh, the conviction against Kohli is not to be allowed, and conviction order has been quashed. सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इसके कनेक्टेड अपील थी कोहली पर, कोहली के इस केस निठारी कांड के केस के अलावा जो और केसें थी एलेज्ड, जो और भी 12 मुकदमे थे जिसमें कोहली को डेथ सेंटेंस दिया गया था, उस केस की एक केस रिम्पा हल्दर केस 2023 में डिसाइड हुआ। रिम्पा हल्दर केस में वही एविडेंस लिए गए थे जो निठारी कांड के केस में लिए गए थे। उस केस में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो रियलाइज्ड रिकवरी है और जो फॉरेंसिक कोलैबोरेशन है, तीनों को इनएडमिसेबल और इनएडमिसेबल माना और रिलायबल नहीं माना। और सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हर्रा वर्सेस अशोक हर्रा के केस का हवाला देते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू वेंटिलेट द रूल ऑफ लॉ। और इस आधार पर निठारी कांड जो ग्रेटर नोएडा में अगर हुआ था 2009 में, उसमें अभियुक्त निठारी सुरेंद्र कोहली को, उस निठारी कांड से सुरेंद्र कोहली को एक्विटल कर दिया। इस तरह से न्याय और कानून की जो पहुंच है, जो न्याय के सिद्धांत हैं, वो कानून के पैरामीटर्स पर चलते हैं और कानून के पैरामीटर्स पर ही न्याय के आदर्शों की स्थापना होती है। हम उस न्याय के आदर्श तक प्रैक्टिकली भी पहुंचना चाहते हैं, परंतु कानून के सहारे ही पहुंचते हैं। यद्यप सुप्रीम कोर्ट को कानून से हटकर A142 में ये पावर है कि अल्टीमेट जस्टिस के लिए वो कानून के बधा नहीं है, इसलिए क्यूरेटिव जुरिडिक्शन दिया गया कि यदि कानून के सहारे से भी किसी के साथ अन्याय हुआ और जो जो निर्णय हुआ, अगर उससे किसी को साथ अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट को क्यूरेटिव जुरिडिक्शन प्राप्त है कि वो उस कानून के दायरे से हटकर अल्टीमेट जस्टिस करे। इसलिए कानून, लॉ इज फैक्ट और जस्टिस इज abstract. Law is concrete and justice is abstract.